हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है वीकेवी केम क्लासेस के अंदर। आपको इससे पिछली कक्षा के अंदर कक्षा 12 का पहला चैप्टर हमने स्टार्ट करवाया था और उस चैप्टर का हमने पहला भाग पढ़ा था। उस भाग के अंदर हमने ठोस पदार्थों की अवस्था को जानने से पहले पूरे चैप्टर को समराइज किया था। चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ज़्यादातर बच्चों की समस्या ये रहती है कि चैप्टर के अंदर कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमें टॉपिक का ही पहले से पता नहीं होता है कि ये टॉपिक कौन से चैप्टर का है। तो पहले चैप्टर की हमने समरी तैयार की। आज हम चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने देखा था पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ या द्रव्य या मेटर की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो अवस्थाओं को जानने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पदार्थों के भौतिक गुणों का, पदार्थ के भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ हमारे पास में तीन प्रकार का होता है। पहला कौन सा है? गैस, और दूसरा हमारे पास में कौन सा है? द्रव, और जिसको हम लिक्विड, और लास्ट कौन सा है? ठोस, जिसको हम क्या बोलते हैं? सॉलिड। देखिए, सबसे पहली बात, ये इन पदार्थों को हम समझना चाहते हैं तो समझने से पहले इनके अंदर इनके मुख्य रूप से अवयवी कण कौन कौन से होते हैं, उन चीजों को हम पहले एक एक करके सभी के बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो रहेगा इनमें डिफरेंस करने का, वो पहला पॉइंट क्या है? अवयवी कण कौन कौन से होते हैं। तो इनके अंदर, गैसों के अंदर आप जानते हैं सामान्यतः या तो गैसों के परमाणु होंगे या क्या होंगे? अणु होंगे। जब हम द्रव की बात करते हैं तो द्रव के अंदर जो मुख्य रूप से पदार्थ के क्या होते हैं? अणु पाए जाते हैं। और जब हम बात करते हैं ठोस की, तो ठोस में भी मुख्य रूप से अणु होते हैं, और कुछ केसेस में हम सूत्र इकाइयां भी कह देते हैं। सूत्र इकाइयां भी कह सकते हैं। और क्यों कह सकते हैं? क्योंकि सभी ठोस एक जैसे नहीं होते। आयनिक ठोसों के अंदर सामान्यतः उनकी क्रिस्टलीय संरचना पाई जाती है, और उन ठोसों को व्यक्त करने के लिए हम जब भी उसके अणु को दर्शाने के लिए हम मुख्य रूप से अणु सूत्र न कह करके वहां पे सूत्र इकाइयों वर्ड काम में लेते हैं। तो ये तो था इनके अवयवी कण कौन कौन से हैं। फिर कणों का वितरण किस प्रकार से होता है? कणों का वितरण, तो आपने देखा होगा किसी भी गैस को यदि हम नेचुरली देखें तो गैस के कण बहुत ज्यादा दूरी पे स्थित होते हैं, या ये कहते हैं कि कणों की व्यवस्था अनियमित होती है। कणों के बीच में अंतराणु आकर्षण बलों के मान बहुत कम होते हैं। अणुगतिक सिद्धांत भी आपने पढ़ा 11वीं क्लास के अंदर। तो उसके अनुसार यदि हम इनके कणों का वितरण देखें तो गैस के अंदर कण अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं, कणों के बीच में अत्यधिक दूरी पाई जाती है। वहीं पे जब हम द्रव की बात करते हैं तो यहाँ पे कणों के अंदर एक अत्यंत कम दूरी पाई जाती है, लेकिन ठोसों की तुलना में यहाँ पे कणों के बीच में दूरी क्या होती है? अधिक होती है। और वहीं पे हम ठोसों की बात करें तो ठोसों के अंदर यहाँ पे कण अत्यधिक निकटतम दूरी पर स्थित होने का प्रयास करते हैं। कुछ कण हो सकते हैं कुछ ज्यादा दूरी पर स्थित हो, लेकिन ज्यादातर कण क्या होते हैं? निकटतम दूरी पर स्थित होते हैं। तो कणों का वितरण कुछ इस प्रकार से होता है, इसलिए हमने इसको डायग्रामेटिकली देखा। फिर आगे और देखें तो कणों के मध्य आकर्षण बल की बात करें तो अणुगतिक सिद्धांत आपने पढ़ा है गैसों के लिए। तो उस अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार जो गैसें हैं, उन गैसों के अणुओं के बीच में लगने वाला अंतराणु आकर्षण बल बिल्कुल नगण्य होता है। कैसा होता है? नगण्य आकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ पे गैसों की तुलना में द्रव पदार्थों के अंदर अंतराणु आकर्षण बलों के मान क्या होते हैं? अधिक होते हैं। उसके बाद में हम ठोसों की बात करें तो यहाँ पे अंतराणु आकर्षण बलों के मान अत्यधिक होते हैं। अंतराणु आकर्षण बलों के मान क्या होते हैं?
अत्यधिक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कण ज़्यादा निकटतम दूरी पे स्थित होते हैं, और ज़्यादा निकटतम दूरी पे स्थित है इसका मतलब वहाँ पे एक दूसरे के न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, सभी जो अवयवी कण है, कणों के अवयवी कण भी, तो वो भी यहाँ पे आकर्षण बल में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए वहाँ पे आकर्षण बलों के मान क्या होते हैं, अत्यधिक होते हैं। फिर उसके बाद में नया पॉइंट, जैसे कि मैंने कल वाली क्लास में भी आपको बताया था कि कोई भी पदार्थ उसकी भौतिक अवस्था के लिए दो मुख्य कारक उपस्थित होते हैं, एक तो होता है अंतराणु आकर्षण बल और दूसरा वहाँ पे होता है ऊष्मीय ऊर्जा। तो यहाँ पे हम दूसरा कारक को साथ में देख लेते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा का मान यहाँ पे क्या होता है, अधिकतम होता है, यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे नगण्य होता है। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे के क्या रहती है, परपेंडिकुलर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या कह सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्योंकि इन दोनों में एक दूसरे के विपरीत चलने की प्रवृत्ति है। जैसे जैसे आकर्षण बलों के मान अधिक होते जाएंगे वैसे वैसे ऊष्मीय ऊर्जा का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ये आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा किस प्रकार से भौतिक अवस्था को प्रभावित करती है, इसको हम आगे देखेंगे। तो पहले अब हम आगे और बात करें तो यहाँ पे हमने कणों का वितरण देखा, अभी कण कौन कौन से होते हैं, आकर्षण बल कैसे होते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का मान कैसा होता है, ये सब बातें हमने यहाँ पे देख ली। उसके बाद में आगे हम देखते हैं जो कणों की व्यवस्था कैसी है, कणों की व्यवस्था किस प्रकार से होती है। तो गैसों के अंदर आपको पता है कि गैस के कणों की व्यवस्था देखी जाए तो गैस के कणों की व्यवस्था बिल्कुल अनियमित होती है। कोई भी गैस, किसी भी गैस के कण जो है वह अनियमित रूप से गतिशील रहते हैं, वो किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं, तो उनकी कोई कणों की व्यवस्था जो है वो कोई निश्चित नहीं होती। इसलिए अनियमित व्यवस्था पाए जाने के कारण हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे अनियमित व्यवस्था होती है। द्रवों के अंदर भी कणों की व्यवस्था नियमित नहीं होती। कण नजदीक जरूर उपस्थित होते हैं, कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कणों के बीच जो नियमितता होनी चाहिए वो नियमितता यहाँ पे नहीं होती। इसलिए यहाँ पे भी कणों की व्यवस्था कैसी होगी, अनियमित होगी। कैसी होगी, अनियमित। और लास्ट में हम बात करते हैं ठोसों की। तो ठोसों में कण हो सकते हैं समान प्रकार के हो या अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं ठोस पदार्थ के अंदर ही। तो उन कणों की एक पर्टिकुलर व्यवस्था होती है, वो एक नियमित व्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो या ये कह सकते हैं कि निश्चित उनकी व्यवस्था होती है, नियमित नहीं कह करके मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि निश्चित एक प्रकार से उन कणों की व्यवस्था होगी। तो कणों की व्यवस्था यहाँ पे देखिए हमने, यहाँ पे अनियमित, यहाँ पे भी अनियमित थी, और यहाँ पे कैसी है, निश्चित व्यवस्था पाई जाती है। उसके बाद में कणों की व्यवस्था के बाद में हमने इनका आकार व आयतन देखना है। तो पहले हम बात कर लेते हैं आयतन की। तो जो गैस है उसका आयतन कैसा होगा, तो गैस का आयतन अनिश्चित होता है। गैस का आयतन कैसा होता है, अनिश्चित। यहाँ पे भी आयतन कैसा होगा, निश्चित होगा। आयतन कैसा होगा, निश्चित होगा। और यहाँ पे आयतन कैसा होगा, निश्चित होगा। कैसे, देखिए कोई भी गैस, गैस के बारे में आप जानते हैं कि गैस, 1 लीटर गैस भी हमारे पास में है, तो उस 1 लीटर गैस को चाहे आप 1 लीटर कंटेनर में फिल कर सकते हो, भर सकते हो, या उसी गैस को आप 2 लीटर कंटेनर में फिल कर सकते हो। उसी 1 लीटर गैस को 20 लीटर के कंटेनर के अंदर या सिलेंडर में उसको भरा जा सकता है। तो उस गैस का कोई एक निश्चित आयतन नहीं है। गैस का आयतन हमेशा परिवर्तनशील रहता है, पात्र के आकार के अनुसार, पात्र के आयतन के अनुसार ही क्या होगा, गैस का आयतन भी बदलता जाता है, भले गैस का खुद का आयतन 1 लीटर ही क्यों ना हो। उसके बाद द्रव की बात करें, जैसे आपके पास में पानी नॉर्मल एक द्रव है, उस द्रव का जैसे आपने 1 लीटर पानी को माप लिया है, तो उस 1 लीटर पानी का आयतन हमेशा क्या रहेगा, 1 लीटर रहेगा। वो 1 लीटर का किसी भी आकृति वाला बर्तन आप लेकर के उसमें 1 लीटर पानी फिल कर सकते हो, उस पानी का आयतन परिवर्तित नहीं होगा। इसलिए द्रव का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस की बात करें तो ठोस का आयतन हमेशा क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद में जब हमने आयतन की बात कर ली, तब हम आगे बात करते हैं आकार की।
तो आकार देखा जाए तो किसी गैस का कोई आकार नहीं होता। उसको आपने एक बड़े सिलेंडर में फिल किया तो एक सिलेंडर का आकार ले लेगा। उसको आपने किसी छोटी बोतल में फिल किया तो बोतल का आकार ग्रहण कर लेता है। तो इसी प्रकार से गैसों का कोई आकार निश्चित नहीं होता और न ही आयतन निश्चित होता है। तो यहाँ पे आकार भी कैसा होता है, अनिश्चित। और उसके बाद में हम बात करें द्रव का, तो द्रव के बारे में तो आप भी बता सकते हैं कि द्रव का भी आकार अनिश्चित होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे पानी आपके पास में था, पानी को आपने यदि गिलास में भरा तो गिलास का जैसा आकार ले लेता है। उसी पानी को यदि आपने किसी मग में फिल किया तो मग का आकार ले लेता है। उसी पानी को आप किसी मटके में फिल करते हो तो मटके का आकार ले लेता है। उसी को किसी क्यूब जैसे शेप वाले कंटेनर के अंदर यदि आप उस पानी को भरते हैं तो पानी भी उसी शेप का हो जाता है। तो यानी शेप वहाँ पे द्रवों की जब बात कर रहे हैं तो द्रवों के अंदर भी शेप निश्चित नहीं होती, तो शेप यहाँ पे क्या होगी, अनिश्चित होगी। और जब ठोस की बात करें तो ठोसों का आकार भी निश्चित होता है और आकृति और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ पे ये निश्चित होगा। तो ये कुछ बातें ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के बारे में हमने देखा। तो इन सब बातों को समझने के बाद आप इतना समझ सकते हैं कि ठोस के अंदर कौन कौन सी मुख्य बातें आती हैं। तो ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी है। उसके अलावा भी कुछ बातें और हैं, जैसे कि संपीड्यता। संपीड्यता की बात करें तो गैसों के अंदर संपीड्यता क्या होती है, अत्यधिक होती है। संपीड्यता क्या होती है, अत्यधिक होती है। द्रवों की बात करें तो आप बता सकते हैं क्या किसी द्रव को संपीड़ित किया जा सकता है। जैसे कि पानी का एग्जांपल ले लो या कोई और द्रव जो आपके आसपास, या कोई ऑयल हो सकता है, कोई भी द्रव पदार्थ हो सकता है। उस द्रव पदार्थ को या आप किसी वेसल में, किसी सिलेंडर में लेकर पिस्टन से यदि आप उसको कंप्रेस करना चाहते हैं तो वो द्रव कंप्रेस नहीं होगा, संपीड़ित नहीं होगा। यानी द्रवों को भी हम संपीड़ित नहीं कर सकते। यहाँ पे तो संपीड्यता क्या है, गैसों के लिए अत्यधिक होती है, लेकिन वहीं पर द्रव के अंदर संपीड्यता नहीं होती, या ये कह सकते हैं कि नगण्य होती है। कैसी होती है, नगण्य। और ठोसों के अंदर संपीड्यता का मान क्या होता है, लगभग शून्य होता है, लगभग शून्य होता है। तो गैसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। द्रवों को सिर्फ द्रव और ठोसों दोनों पदार्थों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने ठोसों के जो मुख्य बातें हैं वो भी हमारे सामने आ जाती है, और अन्य जो भौतिक अवस्थाएं पदार्थों की उनके बारे में भी आपने देखा। फिर आगे चलते हैं, हम बात करें तो एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द आता है श्यानता। श्यानता या विस्कासिता। श्यानता या विस्कासिता शब्द आपने सुना है, पढ़ा है पहले पिछली क्लास के अंदर। तो श्यानता का अभिप्राय होता है किसी पदार्थ का बहने का गुण, किसी पदार्थ के बहने का गुण। तो गैसों की बात करें तो गैसें तो गैस के कण तो अनियमित रूप से क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं, तो उनमें बहने का गुण पाया जाता है। उसके साथ साथ द्रवों की बात की जाए तो उनमें भी बहने का गुण पाया जाता है, लेकिन ठोसों में बहने का गुण नहीं पाया जाता। यानी श्यानता यहाँ पे क्या होती है, अनिश्चित होती है। श्यानता क्या होती है, अनिश्चित होती है, लेकिन अनिश्चित होती है। यहाँ पे श्यानता का मान अधिक होता है और यहाँ पे श्यानता का मान लगभग शून्य होता है। यहाँ पे श्यानता का मान क्या होता है, लगभग शून्य होता है। तो इस प्रकार से ठोस से संबंधित जो भी बातें आपके सामने थी और द्रव से संबंधित और गैस से संबंधित वो सारी बातें हमने एक साथ की। तो अब इसके बाद यहाँ से दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि यहीं पे लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, ठोस कठोर क्यों होते हैं। ठोस कठोर क्यों होते हैं, एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में पाठ्य नीति प्रश्न के रूप में ये क्वेश्चन दिया गया है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। ये पार्ट आपके यहीं से पूछा गया है। जो आप चीजें आप यहाँ पे समझ रहे हो, इन चीजों के अंदर से ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो इसके लिए मैंने आपको इसका जितना भी विवरण आपको समझाया है उसको आप ध्यान से देखें। तो ठोस पदार्थ के अंदर
जो अवयवी कण है उनकी व्यवस्था हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। कणों की व्यवस्था हमेशा क्या होती है, निश्चित होती है। कणों की व्यवस्था निश्चित होती है और कणों के बीच में दूरी बिल्कुल कम होती है। कणों की व्यवस्था निश्चित होती है, कणों के बीच में दूरी बिल्कुल कम होती है, इसलिए वे कण अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन कर सकते हैं लेकिन गति नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ठोस पदार्थ हमेशा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ हमेशा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो आप बड़ी आसानी से इसको बता सकते हैं कि ठोस पदार्थों में पाए जाने वाले कणों की स्थिति हमेशा निश्चित होती है और कण निकटतम दूरी पर स्थित होते हैं, इसीलिए उनके बीच पाए जाने वाले प्रबल आकर्षण बलों के कारण कण केवल अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन प्रदर्शित करते हैं लेकिन गति नहीं करते हैं। इसलिए ठोस पदार्थ हमेशा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका यहीं पे दे रखा है, ठोसों का आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है क्यों? ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्यों? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन कि ठोसों का आयतन निश्चित है। हमने लिखा भी कि ठोसों का जो आयतन है वो आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा हमने, निश्चित है। तो ठोसों का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो इसका आंसर भी कुछ इसी प्रकार से है कि ठोस पदार्थों में पाए जाने वाले अवयवी कण एक नियमित व्यवस्था और निश्चित व्यवस्था दर्शाते हैं और निकटतम दूरी पर स्थित होकर प्रबल आकर्षण बलों में बंध जाते हैं। इसीलिए उन कणों में कोई गतिशीलता नहीं पाई जाती, इसीलिए ठोसों का आयतन निश्चित होता है। तो इस प्रकार आपने जो पहला टॉपिक आपका था ठोस पदार्थ की भौतिक अवस्था या ठोस के गुणधर्म क्या क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड आपके दो क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम बुक में दे रखे हैं, तो वो दोनों क्वेश्चन भी आपने समझे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ठोसों का वर्गीकरण। और ठोसों के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण टॉपिक आपका रहने वाला है क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, और उसमें भी बहुत से बिंदु हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ओके, थैंक यू।